APC कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो अपोजिशन के लीडरान थे मासवाए सरदार अख्तर मेंगल जिनकी गैर मौजूदगी ने बहुत सारे बलोच लीडर्स को परेशान भी किया। अमूमन मेंगल साहब अपोजिशन के साथ होते हैं या तारीख़ की उस रुख पर होते हैं जिस रुख की उस वक्त तो सुनवाई नहीं हो रही होती, लेकिन बाद में बनने वाले वाक़यात साबित करते हैं कि वो रुख दुरुस्त था। तो APC के बजाय वो इमरान खान के साथ पाए गए और पता चला है कि फ़ंड्स वगैरह काफ़ी एलोकेट किए जाएंगे ताकि सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो PTI के साथ ही रहें, चाहे वो मामला बजट को पास करवाने का है या अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर कौमी असम्बली में बिलखसूस धड़ाबंदी है हुकूमत के ख़िलाफ़। APC के बहुत सारे नुकात हैं, 12 नुकात हैं। मैं सबसे अहम नुकता पहले उठा लेता हूँ, बाकी नुकात को मैं एक एक करके उसका तज्जिया करता चला जाऊँगा। सबसे अहम नुकता मेरे ख़्याल में 9वां है, जिसके अंदर इजलास ने फ़ैसला किया कि कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाए जो आइंदा मुश्तरका हिकमत अमली इस एलामिया में जो मौजूद है उसके नुकात पर अमल दरामद करने के लिए उसको यकीनी बनाए। इजलास ने फैसला किया कि सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आइनी और कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए हटाकर नया चेयरमैन सेनेट लाया जाएगा और रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार का नाम भी तजवीज़ करेगी। अगर एक चीज़ पर आपको उंगली रखनी हो कि सबसे कंक्रीट चीज़ क्या है इस एलामिया के अंदर, तो वो ये वाली है। इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। मरीम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी भुट्टो दोनों जो हैं जब तक इस मामले के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय डेवलप नहीं कर पा रहे थे तो ये मामला लटका हुआ था, लेकिन कल इत्तफ़ाक़ राय डेवलप हुआ तो अब सेनेट के अंदर आपको दोनों का इत्तेहाद नज़र आएगा। नंबर्स इनके पास हैं, अमलन ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये इन दोनों जमातों के और दूसरी जो छोटी जमातें हैं उनका डिसिप्लिन का टेस्ट भी है। अगर ये सेनेट चेयरमैन अपना लेके आते हैं तो एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर संजय रानी साहब को लाने के लिए जो पापड़ बेले गए थे और जिसने जो पापड़ बेले थे वो तारीख का हिस्सा है, कोई उसके ऊपर बहस करे या ना करे। अब संजय रानी साहब को जब हटाया जाएगा तो उन पापड़ों को रोल बैक करने का एक पहला बाब लिखा जाएगा। इसके बाद अपोजिशन ये कहने जोगी होगी कि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं और अगर वक्त पड़ा तो हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं। तो एक मॉरल विक्ट्री होगी, लेकिन ये क्लियर टारगेट इस एलामिया के अंदर सेट किया गया है। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और अगर ये ना कर पाए तो उसका रिवर्स ट्रू होगा कि बाकी जो आप काम करना चाह रहे थे उसको शदीद किस्म का धचका पहुँचेगा। तो सेनेट के चेयरमैन के ऊपर तमाम निज़ाम की तवज्जो मरकूज़ भी होगी और तमाम निज़ाम सेनेट चेयरमैन को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल भी होगा। तमाम वसाइल जो सेनेट चेयरमैन को चेयरमैन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे अब उनको बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अपोजिशन का भी इम्तिहान है, तो दिस इज़ वेयर द बैटल इज़ गोइंग टू बी। बाकी जो तमाम नुकात हैं बड़ा दिलचस्प है कि आपको ये भी देखना होगा कि किस नुक्ते का ताल्लुक़ किससे है। अगर पहला नुक्ता आप उठा के देखें जिसके अंदर जिक्र किया गया कि जी बजट को अवाम दुश्मन, ताजिर दुश्मन, किसान दुश्मन करार दिया गया और महंगाई की बात की गई और अवाम की परेशानी की बात की गई। बजट के ऊपर मेरे ख्याल में ना पास करवाने की कोई कमिटमेंट नहीं है। रिजेक्ट तो कर दिया, ना पास करवाने की कोई कमिटमेंट नहीं है। नून लीग का अगर आप पंजाब असम्बली के अंदर रवैया देखें तो 20 मिनट के अंदर पंजाब असम्बली में बजट पास हुआ। इससे कहीं ज़्यादा शोर होगा जो है KPK की असम्बली के अंदर बचा है और पंजाब असम्बली में नून लीग की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो बजट को रोकने का जो ख्याल था वो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वैसे भी हुकूमत ने जिस तरीके से कट मोशंस अपने पास करवाए हैं और जो अददी बरतरी उनको हासिल है वो लोअर हाउस के अंदर कायम रहेगी। तो बजट के ऊपर जो तनकीद की गई है वो आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी की हद तक की गई है। दूसरा मामला, इजलास ने आइन और सिविल हुक्मरानी की बालादस्ती की बात की। जजों के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस बनाए गए और प्राइमरी रेफरेंस जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से है। इसका रुख जो है वो इस नुक्ते का रुख जो है उसका ताल्लुक़ पार्लिमान से भी है और हुकूमत से भी है, क्योंकि जो वज़ीरिस्तान के 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस वक्त कस्टडी के अंदर है। वज़ीरिस्तान में जो वाक़या हुआ उनको उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की भी बात की गई। तो ये इसका ताल्लुक़ पार्लिमान के अंदरूनी पॉलिटिक्स से और हुकूमत के ऊपर इसका फोकस है। तीसरा नुक्ता,
कहा गया कि अवाम के जमहूरी हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़म किया गया। इजलास ने मुतालबा किया कि लापता अफराद की बाजियाबी कानून साजी की जाए, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है या नहीं है, फ़ौज को पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात और असम्बली ट्रायल का इख्तियार दिया गया है वापस लिया जाए, और जो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई साल से कायम जो हिरासती मराकज़ हैं उनको आम जेलों में तब्दील किया जाए। इसका तमाम का तमाम ताल्लुक जो है ज़ाहिरन आपको हुकूमत से लगता है, लेकिन इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है। अगर आप तीसरा नुक्ता पढ़ें तो इस नुक्ते की जो डिमांड है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लक है, क्योंकि मौज़ूआत ऐसे हैं। अगला इजलास ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एलानिया और पस पर्दा कोशिशों की मज़म्मत की। इसका रुख भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपको नज़र आता है, हुकूमत की तरफ कम नज़र आता है, क्योंकि दोनों मौज़ूआत जो हैं 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं। इसके अलावा अगला जो नुक्ता है वो एहतसाब के बारे में है, जिसके अंदर मुनसिफाना और गैर जानबदाराना एहतसाब की बात की, नया कानून लाने की बात की। ज़ाहिरन इसका ताल्लुक पार्लिमान से है, लेकिन जिस किस्म का सियासी एहतसाब जारी है तो आधा हुकूमत के ऊपर इसका ज़ोर डाला गया है और आधा इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, जो अपोजिशन के ख्याल के मुताबिक एहतसाब के इस अमल के पीछे है। फिर इजलास ने मुतालबा किया, छठा पॉइंट है कि इदारों को मुल्की सियासत में हरगिज़ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास ने मुजवज़ा कर्जा इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया और पार्लिमान पर हमला और गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। इजलास ने मुतालबा किया कि तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और कहा कि 2000 से लेकर अब तक जो ग्रांट्स और कर्जाजात लिए गए हैं उनकी तहकीक करवाई जाए। तो पहला हिस्सा जो है जिसके अंदर इदारों की इंटरफेरेंस की बात है उसका ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से है और बाकी हुकूमत की तरफ से जो कमीशन बनाया गया उस पर फोकस किया गया है। सातवां नुक्ता है जिसके अंदर जो मुज़व्वदा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके ऊपर फोकस किया गया है। चूँकि इसके अंदर आर्मी चीफ मौजूद हैं तो इस नुक्ते को भी आप कह सकते हैं कि आधी डिमांड जो है इसकी हुकूमत की तरफ डायरेक्ट की गई है और आधी डिमांड इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डायरेक्ट की गई है। इसके बाद 2018 में जो धांधली की तहकीकात से मुतल्लिक़ बनाई गई कमेटी है उससे अपोजिशन के अरकान का इस्तीफ़ा उन्होंने तलब किया। ये भी आसान काम हो सकता है, कितने लोग इस्तीफ़ा देंगे ये भी एक कंक्रीट गोल आपको नज़र आता है, लेकिन धांधली के मामला भी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आधा पैगाम हुकूमत को दे रहे हैं और आधा इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। नवा नुक्ता मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद वज़ीरिस्तान में हालिया वाक़यात के बारे में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। तो ज़ाहिर है वो बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है तमाम मीडिया पे चलता है कि वहाँ पर क्या वाक़या हुआ उससे अपोजिशन की APC जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आती। तो इसका ताल्लुक भी आधा हुकूमत से है, बल्कि हुकूमत से कम है और इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा है। और उसके बाद इजलास ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात पर पाबंदी और उनके ज़ाती मुआलिज को उन तक रसाई न देने की मज़म्मत की, मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कराई जाए वगैरह वगैरह। इसका ताल्लुक उस इशू से है जो नून लीग के लिए भी अहम है और जो एक फोकल पॉइंट बनता जा रहा है कि सियासी मुकदमात और सियासी कैदियों को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है। आपने देखा होगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी अपनी 3 केसेस में बेल एप्लीकेशन वापस ले रही हैं और कहा कि मैं सियासी मुकदमात को फेस कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे बेल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इजलास ने मौजूदा हुकूमत के आईन पाकिस्तान की इस्लामी दफ़ात के ख़िलाफ़ इक़दामात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, लेकिन हम तसव्वुर ये करते हैं कि इसका ताल्लुक चंद एक उन बयानात से है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दिए और JUI ने इसके ऊपर और दूसरी मजहबी जमातों ने इसके ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार किया, लेकिन वाज़ेह अंदाज से उन्होंने बयान नहीं किया। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कंक्रीट चीज़ क्या निकली, सेनेट चेयरमैन को तब्दील करना और जो धांधली से मुतल्लिक़ कमेटी बनाई गई थी वहाँ से जो रेजिग्नेशन है अपोजिशन के अरकान का वो कंक्रीट आउटकम है। आने वाले दिनों में सेनेट चेयरमैन की तब्दीली वो नुक्ता बनेगी जिसके बाद पॉलिटिक्स अपोजिशन की सड़कों के ऊपर आ सकती है, लेकिन अगले 2-3 महीने के अंदर सड़क गर्म होने का इम्कान नहीं है। 25 जुलाई के जो यौम स्याह मनाया जाएगा वो वैसे ही मनाया जाएगा कि जैसे हम दूसरे अयाम मनाते हैं, यानी उसके अंदर सिंबलिज़म ज़्यादा होगा और सब्सटेंस कम, लेकिन सब्सटेंस के दिन जो हैं वो गर्मियों में आपको नज़र नहीं आएंगे। सितंबर ऑनवर्ड्स आपको शायद सियासी माहौल बदलता हुआ नज़र आए।